हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमिता और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेक्चर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे भूल गलती कविता के बारे में। यहाँ जो कविता है भूल गलती, यहाँ मुक्तिबोध जी की कविता है। ठीक, गजानन माधव मुक्तिबोध। यहाँ जो भूल गलती कविता है मुक्तिबोध जी की, ये जिस नेट के इकाई 5 में लगी हुई है। तो आज हम इस कविता को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, साथ ही मुक्तिबोध जी के जीवन के बारे में भी सामान्य जानकारी लेंगे। और अगर आपने प्रमिता हिंदी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर रोज नया वीडियो अपलोड होता है हिंदी साहित्य का। आगे हम देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। वे अपनी रचनाओं में आधुनिकता, समाजवाद और प्रगतिशील विचारधारा को अभिव्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं। कौन कौन सी विचारधारा को? समाजवाद, प्रगतिशील विचारधारा और आधुनिकता। ठीक, आधुनिकता, समाजवाद और प्रगतिशील विचारधारा को अभिव्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गजानन माधव मुक्तिबोध का प्रारंभिक जीवन विभिन्न स्थानों पर बीता, क्योंकि उनके पिता का स्थानांतरण होता रहता था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। मुक्तिबोध जी ने नागपुर विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। बचपन से ही वे साहित्य और कला में रुचि रखते थे। शिक्षा के साथ साथ लेखन में भी सक्रिय रहते थे। आगे देखते हैं। साहित्यिक करियर। मुक्तिबोध का साहित्यिक जीवन संघर्षपूर्ण और विविधतापूर्ण था। उन्होंने कविता, कहानी और निबंध और उपन्यास लिखे। उनकी कविताएं जटिल और बौद्धिक होती थी, जो समाज की वास्तविकताओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती थी। वे प्रगतिशील लेखक संघ के सक्रिय सदस्य थे। मुक्तिबोध जी प्रगतिशील लेखक संघ के सक्रिय सदस्य थे। उनके लेखन में समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो यहाँ हमने मुक्तिबोध जी के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले ली है। अब उनकी रचना देखते हैं। आगे है प्रमुख कृतियों में है कविता संग्रह। कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध। भूल गलती, गजानन माधव मुक्तिबोध। अंधेरे में, गजानन माधव मुक्तिबोध। कहानी संग्रह देखते हैं। सतह से उठता आदमी और विपात्र। कौन कौन सा? सतह से उठता आदमी और विपात्र कहानी संग्रह मुक्तिबोध जी का। आलोचना देखते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध जी की आलोचना है। और नई कविता का आत्म संघर्ष, यहाँ भी मुक्तिबोध जी की आलोचना है। व्यक्तिगत जीवन देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी जीवन में क्या है? कष्टों से भरा हुआ इनका जीवन। उन्होंने विभिन्न नौकरियां की, लेकिन कहीं भी स्थायी रूप से टिक ना पाए। उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा और इसके कारण उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ। मुक्तिबोध जी का निधन 11 सितंबर 1964 को हुआ। कब हुआ? 11 सितंबर 1964। नोट जरूर कर लेना। उनकी मृत्यु के बाद उनकी साहित्यिक योगदान और अधिक मान्यता प्राप्त हुई। वे हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाने लगे। इम्पोर्टेंट है। आगे है साहित्यिक प्रभाव। मुक्तिबोध की रचनाओं में हिंदी साहित्य की एक नई दिशा प्रदान की। ठीक, मुक्तिबोध जी की रचनाओं ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। इसमें कविता और निबंध आज भी प्रासंगिक है और वे साहित्य प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है। इनका साहित्यिक दृष्टिकोण और गहन विचारधारा हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब कविता का सारांश देखते हैं कि कविता भूल गलती जो कविता है यह किस विषय में है, कवि ने यह रचना किस उद्देश्य से किया है, यहाँ हम देखते हैं। तो गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, आलोचक और विचारक थे। उनकी कविता समाज की जटिलता और राजनीतिक भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत आंतरिक संघर्षों को प्रतिबिंबित करती है। मुक्तिबोध की रचना में एक गहरी विचारधारा और एक सामाजिक दृष्टिकोण होता है। भूल गलती कविता में भी मुक्तिबोध ने समाज और व्यक्ति के भूलों और गलतियों को दर्शाया है। इनसे उत्पन्न होने वाले परिणामों पर प्रकाश डाला है। किस पर प्रकाश डाला है? समाज में
जो गलतियां होती है समाज में सामूहिक रूप से या फिर व्यक्ति के द्वारा, उन गलतियों को दर्शाया है और उससे उत्पन्न जो परिणाम होता है गलतियों से, उस पर भी प्रकाश डाला है। भूल गलती कविता मुक्तिबोध ने समाज में हो रही त्रुटियों गलतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे व्यक्तिगत और सामूहिक भूल से समाज को प्रभावित होना पड़ता है। कवि ने निम्नलिखित बिंदुओं को उजागर किया है। देखते हैं कौन कौन सी बिंदु हैं। पहला है व्यक्तिगत भूलें और सामाजिक परिणाम। कविता में मुक्तिबोध ने यहाँ बताया कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत भूल केवल उसी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। ये भूलें अनजाने में हो सकती है या जानबूझकर की गई गलतियां हो सकती है। ठीक, जो कोई व्यक्ति जानबूझकर या फिर अनजाने में कोई गलती करता है तो उसका भुगतान पूरे समाज को करना पड़ता है। उस गलती का जो परिणाम है, जो दुष्प्रभाव है, वह पूरे समाज पर पड़ता है। यहाँ मुक्तिबोध जी बता रहे हैं, आगे बता रहे समाज की गलतियां। समाज भी सामूहिक रूप से गलतियां करता है, जो व्यापक स्तर पर सामाजिक असंतोष विघटन का कारण बनता है। इन गलतियों के परिणाम स्वरूप समाज में संघर्ष अव्यवस्था उत्पन्न होता है। जब कभी भी समाज में सामूहिक रूप से व्यक्तियों के समूह द्वारा, संगठन द्वारा कोई गलती किया जाता है, कोई गलत फैसला या निर्णय लिया जाता है, तो उसका परिणाम भी क्या है, दुष्कर होता है, बहुत प्रभावशाली परिणाम होता है। लेकिन उसका प्रभाव कैसा होता है, बुरा प्रभाव होता है समाज पर। जैसे कि सती प्रथा थी, जो स्त्रियों को पतियों के साथ जिंदा जला दिया जाता था, तो उसका भी दुष्प्रभाव होता था समाज में। उसी प्रकार अगर किसी राजा को या फिर किसी शासक को, गलत व्यक्ति को शासक बना दिया जाए, राजा बना दिया जाए, तो उसका जो परिणाम है वह किसी एक व्यक्ति समूह पर नहीं होगा, पूरे समाज पर उसका दुष्प्रभाव होगा। यह बताने का प्रयत्न किया गया है इस कविता के माध्यम से। और आगे बताया गया भूलों को स्वीकार करना या फिर उनका सुधार करना। मुक्तिबोध ने जोर दिया कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले अपने भूलों और गलतियों को स्वीकार करना आवश्यक है। जब तक व्यक्ति और समाज अपनी त्रुटियों को नहीं पहचानते, तब तक सुधार संभव नहीं है। आगे बताते हैं जागरूकता। ठीक है, सजगता, जागरूकता। कवि ने यहाँ भी बताया है कि समाज को अपनी गलतियों के प्रति सजग और जागरूक होना चाहिए। केवल जागरूकता के माध्यम से ही समाज सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। किसके माध्यम से? जागरूकता के माध्यम से ही समाज सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। कुल मिलाकर भूल गलती कविता एक गहरी और सार्थक रचना है, जो समाज और व्यक्ति के भूलों और गलतियों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। मुक्तिबोध ने इस कविता के माध्यम से यहाँ संदेश दिया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर अपनी त्रुटियों को पहचानना और उससे सीखना ही समाज के विकास और प्रगति का मार्ग है। ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ लिया कविता के विषय में कि कविता किस विषय में है, लेखक कविता के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, यह हमने जान लिया है कि वह समाज में जो बुराई है, सामूहिक रूप से की गई गलतियां है या व्यक्तिगत रूप से की गई गलतियां है, समाज अगर जानबूझ के कोई गलती कर रहा है या अनजाने में कर रहा है, तो उसका दुष्परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ इसका मेन मोटिव है इस कविता का, और यहाँ बता रहा है कि हमें जागरूक होना चाहिए, अपने गलतियों को सुधारना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं भूल गलती कविता। चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह में 1964 में संग्रहित किया गया है। ठीक है, यहाँ नोट कर लेना। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में संग्रहित किया गया है इसे कविता संग्रह में। अब हम यहाँ पे कविता देखेंगे कि भूल गलती आज बैठे जीरा बख्तर पहनकर। पहला लाइन देखिए, भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारे बेजुबान बेबस, सलाम में अनगिनत खम्बों व मेहराबों थामे दरबारे आम में। तो इस पंक्ति से हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है जो कि शासक है या फिर राजा है, सबका समूह का नेता है। ठीक है, जो जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर बैठा है। ठीक,
किसी राजा की बात हो रही है या शासक की बात हो रही है जो कि क्या है, उसका नेचर है वह बुरा है, अर्थात वह समाज में क्रूर व्यवस्था बनाए रखना चाहता है, क्रूरता फैलाना चाहता है, अपने डर को कायम रखना चाहता है और सब उसके हथियारबंद लोगों के आगे बेजुबान बेबस सलाम कर रहे हैं और फिर खड़े हैं आंख नीचे करके, सिर झुका करके, आंख नीचा करके, बेजुबान से बेबस से खड़े हैं लाइन में। तो इस पंक्ति से हमें पता चलता है कि यहाँ जो जीरह बख्तर पहनकर बैठा है शासक या राजा, यहाँ क्या है, क्रूर है और अपना भय चारों तरफ फैलाना चाहता है और सब पर एक तरह से क्या करना चाह रहा है, अपनी इच्छाओं को थोपता है, जैसा वो करना चाह रहा है वैसा ही करता है, सब पर अपनी मन की इच्छाओं को थोप रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। आगे, सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ियां वहां एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून, वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाह डालता, वे खौफ नीली बिजलियों का फेंकता, खामोश सब खामोश, मन सुदार शायर सूफी अग गजाली इब्ने सिन्ना अलवरूनी आली मुफाजिल सिपह सलार सब खामोश सब सरदार। तो इस सभा आम में किसको लाया गया, एक व्यक्ति को लाया गया है जो बहुत ऊंचा है कद में, जो ईमान है अर्थात जो ईमानदार है उसे कैद करके लाया गया है, उसके चेहरे पर अजीब सी तिरछी लकीर कटी हुई है, घाव है जिसे देखकर दिल भाप के उठता है, दिल कांप उठता है। वह पहने हथकड़ियां पहने हुआ है, समूचे शरीर में उसके पूरे शरीर में खून के धब्बे या कह सकते खून बह रहा है उसके शरीर से, बहते खून के, तो उसके शरीर से खून बह रहा है। ऐसे ईमानदार व्यक्ति को जबरदस्ती जो राजा है उसके उनके सिपाहियों ने पकड़ के लाया है और सब लोग खामोश है, सब बेबस है। कौन कौन लोग खामोश है यहाँ पे, शायर खामोश है, सूफी भी खामोश है, अल गजानी भी खामोश है, इब्ने सिन्ना अलवरूनी आलिम फाजिल सिपह सलार, जो राजा का सिपह सलार होता है वह भी खामोश है, सब सरदारे भी खामोश है, अर्थात उस क्रूर व्यक्ति के आगे बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं है, सब चुप है। आगे है नामंजूर, उसको जिंदगी की शर्म किसी शर्ते नामंजूर, हट इनकार से का सिर तान खुद मुख्तार, कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने स्याह साए स्याह, सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का वो रेत का सा ढेर, शहंशाह शाही धाक का वह सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा। उस ईमानदार व्यक्ति को वह शर्म भरी जिंदगी मंजूर नहीं है, वह सिर उठा करके उस राजा के सामने खड़ा है, खुद मुख्तार कोई सोचता उस वक्त, वह सिर उठा करके खड़ा है और ऐसा लग रहा है कि राजा के सल्तनत के आगे कोई काली साया मंडरा रही है, उस पे कोई बुरा साया मंडरा रहा है, अर्थात सल्तनत पे कोई क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई आक्रमण होने वाला है, सल्तनत नष्ट होने वाला है। छाए जा रहा सल्तनत पर घने साए स्याह, सुल्तानी जिरह बख्तर बना सिर्फ मिट्टी का वो रेत का सा ढेर, शहंशाह शाही धाक सब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा, मतलब जमाना जो है जो आम लोग है वो सांप का काटा नहीं है, मतलब वह मर नहीं गया है, सांप का काटे का मुहावरे का था कि वह मर नहीं गया, सारे जो समाज के लोग हैं वह बस राजा के डर से और उन हथियारबंद लोगों के डर से चुप है, मगर वहां जिंदा है अभी भी, उनमें अभी भी क्या है, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने की शक्ति बची हुई है। भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरी के स्याहा, लोहे का जिरह बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आलिक जहां, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजारे डालता, करता हमें वह घेर, बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद है उसकी चमकते ताम झाम और शाही मुकाम। क्या है, वो राजा के बारे में बताया जा रहा है, सुल्तान के बारे में बताया जा रहा है कि वह कैसा व्यक्ति है, खूंखार है,
क्या है, ऐसा खूंखार व्यक्ति है और सच्चाई की आंखें निकाल डालता है। मतलब जो सच बोलता है, जो सच के लिए आवाज उठाता है, बुराई के खिलाफ बोलता है, उसकी आंखें निकाल डालने वाला इतना खूंखार व्यक्ति है, इतना जालिम है। और सब बस्तियां दिल की उजाड़ डालता है, अर्थात फिर क्या करता है, जो आवाज उठाते उन्हें मार डालता है। इसलिए क्या है, सब लोग चुप है उसके सामने, खामोश है। ऐसा लग रहा है कि सब समूह, सारा समाज उसके सामने कैदी बन के खड़ा है। इतने में हमें में से अजीब करहा सा कोई निकला भाग, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। कतारों में खड़े खुद गर्ज व हथियार बख्तरबंद समझौते सहम कर रह गए। दिल में अलग जबड़ा, अलग दाढ़ी लिए, दो मुँहेपन और 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे दड़ियल सिपह सलार सजीदा सहम कर रह गए। क्या हुआ, इतने में ही जो सभा में आम लोग थे, समाज से जो लोग आए थे, आम जनता थे, उसमें से कोई करहा कर मतलब चीख कर उस दरबारे आम में से भागा और वहां से निकल गया। कतारों में से वह भागकर निकल गया। सारे बख्तरबंद हथियारबंद जो वहां पे सेना थे वहां सहम कर रह गए या फिर चुप खड़े रह गए। और जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दाढ़ी जिनके गाल में है और जो क्या है, दो मुँहेपन के 100 तजुर्बे की बुजुर्गे से भरे दड़ियल सिपह सलार, अर्थात सिपह सलार के यहाँ पे गाल पे दाढ़ी बताई जा रही है। और वह दो मुँहेपन, अर्थात ना वह राजा की तरफ है ना जनता की तरफ है, वह बस अपना फायदा देखते हैं सिपह सलार लोग। तो वह भी चुप रह गए और दुबक के रह गए, सहम के रह गए। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा। अंधेरी काले घाटियों के गोल टीलों, घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि यह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाकों में सच्चाई के सुनहरे तेज अक्कों के धुंधले में मुहैया कर रहा था लश्कर। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्म चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे हृदय का गुप्त सोनाक्षर प्रकट होकर विकट होगा। क्या बताया जा रहा है कि वहां जो भाग के गया है, वह कहाँ चला गया, बुर्ज के उस तरफ पहुंच गया, भाग के अंधेरे घाटियों में चला गया है और घने पेड़ों के ओट में चला गया है, कहीं खो गया है। और वहां जो गया है, वहां क्यों गया है, जो हमारे साथ जुल्म हो रहा था, जो समाज में जुल्म हो रहा है, जो सब पे कहर ढाया जा रहा है बुराइयों का, उसका बदला लेने के लिए वह लश्कर तैयार करने के लिए गया है। उस घाटी के उस पर वह क्या करने गया, लश्कर तैयार करने गया, समूह तैयार करने गया है जो उस राजा के खिलाफ लड़ सके। ठीक, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्म चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट हो विकट होगा। मतलब कुछ समय बाद एक समय ऐसा आएगा जब वहां आएगा अपने लश्कर के साथ और क्या करेगा, शासक के, राजा के जो सत्ता है उसको तहस-नबूद कर देगा, उनको समाप्त कर देगा और फिर अच्छाई की जीत होगी। और जो बुराई ने अच्छाई पर अत्याचार किया है उसका बदला लेने वो जरूर आएगा। तो इतना ही था यहाँ कविता अंधेरे में। तो यहाँ पर यह कविता समाप्त हो गया है। तो आप जरूर बताएं कमेंट करके कविता आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। और जो भी बच्चा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, पीएचडी की तैयारी कर रहा है, उन्हें जो हिंदी साहित्य में कर रहे हैं उन्हें जरूर से शेयर कर दे वीडियो, ताकि उन्हें फ्री में अच्छी जानकारी मिल जाए। ठीक, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।